जिसके अंदर हम करेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। सर अकाउंटिंग रेशियोज को समझने के लिए ना एक पहले छोटी सी स्टोरी सुनो, उसके बाद तुम्हें अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? सर हम क्यों पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशियोज? तो तुमने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, जिसके अंदर क्या क्या बनाते हैं हम? सबसे पहले P&L स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो या फिर अदर नेसेसरी स्टेटमेंट। अगर आप कंपनी की बात करें, ठीक है, तो अकाउंटिंग रेशियोज कंपनी के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं ना। मान लो तुम एक कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो तुम्हारे पास वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजे, क्या तुम्हें सब समझ में आ रही हो? नहीं सर। पर उसके साथ एक वो रेशियो एनालिसिस के नाम से ना एक और चार्ट भेजे, पीडीएफ भेजे, समझ में आएगा? हाँ। कैसे कि सर अब कंपनी के बारे में क्या पता होना चाहिए, अपने खुद के बिजनेस के बारे में क्या क्या बातें पता होना चाहिए? 4 बातें कि सर हमारा जो लिक्विड है, मतलब लिक्विडिटी में है या नहीं है, कि अगर हमको किसी को पैसे देने पड़े, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके वजह से पैसे देने पड़ेंगे ना, हमारे लायबिलिटीज होंगी ना, तो उसको पैसे दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो किस में आ जाता है? लिक्विड रेशियो में। फिर मैं अगर मतलब बिजनेस कर रहा हूं तो मैं सोलवेंट भी हूं या नहीं हूं। सोलवेंट मतलब कि कहीं मेरी लायबिलिटीज ज्यादा तो नहीं हो रही, कहीं मैंने सारा उधार ज्यादा तो नहीं ले रखा, मतलब मेरे पास अभी इतनी एसेट्स पड़ी है ना, इतनी मतलब कि मेरा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में जा रहा है ना, मैं सोलवेंट तो हूं ना। जो मैंने उधार ले रखे हैं वो ज्यादा तो नहीं हो रहे, कहीं मैं कर्जे में डूब जाऊं, कहीं मैं बैंकरप्ट हो जाऊं। उसके बाद किसी मेरी बिजनेस की एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, ठीक है। एक्टिविटीज में कैसे सर मेरा स्टॉक आएगा, डेटर्स आगे, ठीक है, क्रेडिटर्स आगे, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वो पढ़ेंगे। और लास्ट में अब हम बिजनेस में क्या कमा रहे हैं, मतलब प्रॉफिट। तो उसको अगर कहानी की तरफ से पढ़ोगे सब याद रहेगा और समझ भी आएगा। तो उसके बाद 4 बातें सीखी हमने, क्या क्या? सब लिक्विडिटी कैसे है, सोलवेंट है या नहीं है, हमारी एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। अब लिक्विड रेशियो के अंदर 2 रेशियो आते हैं, एक करंट, एक क्विक। करंट रेशियो क्या होते हैं? करंट रेशियो मतलब कि अगर हमको 12 महीने के अंदर विद इन अ ईयर अगर किसी को पैसे देने हैं तो हमारा लिक्विडिटी क्या है, मतलब अगर विद इन अ ईयर हमारी कोई लायबिलिटी है वो हमको देनी है, तो उसके लिए हमारे पास पैसे हैं या नहीं है। और पैसे कहां से आएंगे? करंट एसेट्स से। एसेट्स कौन सी करंट एसेट्स होती हैं? कैश, डेटर्स, स्टॉक को बेचेंगे पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट के अंदर, तो जो मेरी करंट एसेट्स होती हैं उससे मेरे पास पैसे आएंगे, उससे मेरी करंट लायबिलिटी क्या होंगी? पे ऑफ होंगी, ठीक है। तो करंट रेशियो मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का रिलेशनशिप, इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो करंट रेशियो का सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला, सर करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। कि करंट एसेट्स हमारी लायबिलिटी के बदले में कितनी ज्यादा है, हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। अगर मैं कहूं कि मैं 10 लाख कमा रहा हूं, रेशियो बताओ, तुम बता दोगे? तो तुम्हारे पास तो एक ही वेरिएबल है, जब तुम 10 लाख कमा रहे हो, आगे क्या किसके रिलेशन में बताऊं कि मेरे एक्सपेंस इतने हो रहे हैं, मतलब 10 लाख कमाने के लिए मेरे को कैपिटल लगानी पड़ी 1 करोड़ की। अब तुम रेशियो बता सकते हो, हाँ क्या, कि तुम 10% कमा रहे हो, तुम 1/10 कमा रहे हो, समझ में आया? तो रेशियो निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। तो ये क्या हुआ? करंट रेशियो मतलब करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। उसके बाद आता है क्विक रेशियो। सर ये तो बात हुई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की, 12 महीने के अंदर पे करना है। पर सर क्विक रेशियो अगर मेरे को 1 महीने के अंदर पे करना है, मेरे को अभी विद इन टाइम पे करना है, ठीक है। क्योंकि जो डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, उनको जब हम फोन करेंगे, मान लो किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उसको फोन करूंगा, वो मेरे को पैसे देगा। अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं, उसका फोन आया, मेरे को पैसे देने पड़ेंगे ना, मतलब क्विक रेशियो किसी का भी फोन आ सकता है ना मेरे को। अगर क्रेडिटर्स हैं मेरे तो मेरे को फोन आ सकता है ना बिजनेस में कि भाई जिसे पैसे लेने थे तू भेज, तो मेरे को देने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि मैं विद इन ईयर मान के चलूंगा। तो उसको क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो कहते हैं। मेरे को अभी पे करने पड़े तो कैसे पे करूंगा। अब करंट एसेट्स हमने क्या क्या पढ़ा था? कैश,
शॉर्ट टर्म एडवांसेस या फिर लोन जो में ले रखे हैं, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब करंट एसेट्स में आते हैं। करंट लायबिलिटी में सबका उल्टा हो जाएगा, कैसे? वहां पे डेटर्स से यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गए, वहां पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस से यहाँ पे बोरोइंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो आ जाएगी। अब उन्हीं करंट लायबिलिटी के बदले में मैंने देखना है कि मैं अभी पे कैसे कर सकता हूं। तो करंट एसेट्स हमने क्या लिया था, जो एसेट्स ली थी, क्या वो सारी की सारी अभी कैश में कन्वर्ट हो सकती है? तो जो प्रीपेड एक्सपेंस है मैंने पहले किसी को पे कर रखे हैं, उसको मैं फोन में कहूंगा कि मैंने को एडवांस में दिए हैं तो मेरे को वापस दे दे, वो दे देगा? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरे पास कोई वर्कर काम करता है, उसको मैंने सैलरी दे दी क्योंकि उसको जरूरत थी, मतलब मेरे प्रीपेड एक्सपेंस हो गई, अब वो मेरी एसेट बन गई। अब मेरे पास किसी लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर का फोन आ गया, मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं उस बंदे को कहूंगा कि मेरे को जो मैंने एक्स्ट्रा सैलरी दी है, प्रीपेड एक्सपेंस किए हैं, वो वापस दे दे। पॉसिबल है? नहीं। या फिर मेरे पास स्टॉक पड़ा है बिजनेस के अंदर, क्या वो अभी के अभी बिक जाएगा सारा का सारा? नहीं सर। तो करंट एसेट के अंदर हमारी दो लिमिटेशन आ जाती है, क्या कि जो स्टॉक है वो अभी नहीं बिक सकता सारा, और दूसरा जो प्रीपेड एक्सपेंसेस कर रखे हैं वो सारे वापस नहीं आ सकते। बाकी सब क्या अभी पैसे आ सकते हैं? जो कैश है वो तो कैश में पड़े ही है। बैंक है, अभी मैं बैंक में जाऊंगा पैसे निकलवा लाऊंगा। जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटी जैसे मैंने शेयर खरीद रखे हैं, मैंने गोल्ड ले रखा है, या फिर किसी और को पैसे दे रखे हैं, उन डेटर्स हैं, उनको फोन करूंगा वो पैसे भेज देंगे, उनको भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं कि इनसे पैसे आ जाएंगे, पर जो प्रीपेड एक्सपेंस होते हैं और हमारे पास इन्वेंट्री होती है वो जल्दी से कन्वर्ट नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो क्विक एसेट्स हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो के अंदर क्विक एसेट्स, करंट रेशियो में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में फर्क क्या है सर? करंट में से अगर हम प्रीपेड और इन्वेंट्री माइनस करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, क्विक एसेट्स आएंगी। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हो तुम कैसे लिखोगे क्विक एसेट्स की? Quick assets are those assets which can easily be converted into cash, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। इन दोनों में कोई डाउट नहीं? अगला पढ़ते हैं, सोलवेंसी रेशियो। अब सोलवेंसी में हम सोलवेंट हैं या नहीं है? सोलवेंट का मतलब कि हमारी उधार ज्यादा तो नहीं हो रही मार्केट में। उधार का क्या मतलब होता है? डेट। अब इसके अंदर हमें नाम से पता लग गया था ना, रेशियो के अंदर जैसा नाम है ना इस वाले में, वही उसका फॉर्मूला होगा, इसमें रट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। जो नाम है वही फॉर्मूला है। डेट इक्विटी रेशियो, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? डेट डिवाइड बाय इक्विटी। अब सर डेट का मतलब क्या मेरा कर्जा ज्यादा तो नहीं है? अब इस कर्जे में क्या क्या आता है? जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। अगर हम कंपनी की बात करें तो जो उसने लोन ले रखे हैं, डिबेंचर्स हैं, वो उसके कर्जे में आता है। क्या उसने बैंक ओवरड्राफ्ट कर रखा है, क्या वो उसका कर्जा होगा? नहीं, वो उसका डेली बेसिस में चलता रहता है। कैश क्रेडिट है, मतलब बैंक से आप क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, क्या वो मेरा कर्जा माना जाएगा? नहीं, क्योंकि वो विद इन 7, 10, 15 डेज के अंदर पे कर देते हैं, ठीक है। तो वो कर्जा नहीं है। जो विद इन ईयर होता है उसको हम कर्जा नहीं मानते। हम क्या मानेंगे? डेट के अंदर हमको क्या लेनी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेनी है। डेट में क्या लेनी है? लॉन्ग टर्म बोरिंग सर, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्यों? तुमने एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड सुने? वो क्या होता है सर? लॉन्ग टर्म प्रोविजन तो है। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा उसको हम वो प्रोविडेंट फंड में से देंगे ना, तो वो क्या है, जब रिटायर होगा उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना रहे हैं, पर है क्या? वो कर्जा ही तो है, उसको देना पड़ेगा ना, और कई सालों बाद देना पड़ेगा, तो लॉन्ग टर्म है। इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या माना जाता है? मेरा डेट माना जाता है। और सर इक्विटी, इक्विटी के अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर लिया तो तुम्हारे पास एक बैलेंस शीट आती है,
बैलेंस शीट कहाँ बनाई जाती है, मतलब किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, शेड्यूल 3 पार्ट 1, ठीक है। अब बैलेंस शीट के अंदर ऊपर क्या पढ़ते हैं, इक्विटी एंड शेयर होल्डर फंड पढ़ते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या आता है सर, शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं, तो वही क्या होती है मेरी इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी होते हैं, तो इक्विटी बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब डेट टू इक्विटी में समझ में आया, जो नाम था वही इसका क्या था, फॉर्मूला सेम। अगला क्या नाम है, टोटल एसेट्स टू डेट, मेरी टोटल एसेट कितनी है और मेरा डेट क्या है। डेट हमने पहले पढ़ लिया क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरेंस और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, तो वही सेम यहां पे आएगा, टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म बोरेंस प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, क्योंकि डेट हमारा वही सेम रहेगा जो हमने ऊपर लिखा, वही नीचे फॉर्मूला में यूज होगा। टोटल एसेट्स मतलब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी दो ही साइड होती है, एक लायबिलिटी एक एसेट्स वाली, तो टोटल एसेट्स मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स का क्या आ रहा है, टोटल। अब इसके अंदर तुम करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट बोल दो, या फिर इसके अंदर जितनी भी एसेट्स हैं वो बोल दो, या फिर अगर हम कहें बैलेंस शीट का टोटल है वो बोल दो, वही क्या होगी मेरी टोटल एसेट्स। इसके अंदर कोई डाउट नहीं सर। प्रोप्राइटरी रेशियो, ऑप्शन हमने क्या पढ़ा, डेट और इक्विटी का रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद मैंने टोटल एसेट्स और डेट का रिलेशनशिप पढ़ा। अब मैं क्या पढ़ूंगा, जैसे तुमने देखा होगा ना, अगर ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो ए और सी का रिलेशनशिप भी पढ़ा होगा, तो वैसे यही है, डेट और इक्विटी का रिलेशन पढ़ लिया, टोटल एसेट्स और डेट का पढ़ लिया, अब मैं किसका पढ़ूंगा, इक्विटी का और टोटल एसेट्स का। समझ में आया। अब हम प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ रहे हैं, मतलब प्रोप्राइटरी मतलब जो प्रोप्राइटर होता है ना, ओनर होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, उसका रेशियो पढ़ रहे हैं, मतलब उनके कितने पैसे हैं और बाहर वालों के कितने पैसे हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, शेयर होल्डर है, उनकी क्या होगी, इक्विटी, तो इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, कि टोटल एसेट्स जो बिजनेस के अंदर हैं उसके अंदर से उनकी इक्विटी कितनी है, तो इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो फॉर्मूला याद कैसे रखें, जब प्रोप्राइटरी है मतलब शेयर होल्डर का नाम आ गया ना, तो हम शेयर होल्डर को ऊपर रखेंगे, क्योंकि किसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर का, तो इसका नाम भी ऊपर रखेंगे, मतलब इक्विटी ऊपर टोटल एसेट्स नीचे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, टोटल एसेट्स वही रहेंगी, इक्विटीज के अंदर वही रहेगा, बारी बारी बताने की जरूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम से क्या पता लग रहा है कि जो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है उसको मैं कवर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, वही कर्जा ही हो गया ना एक तरह से, क्योंकि जो कर्जा लिया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो आएगा ना। इंटरेस्ट किस पे आएगा, जो कर्जा लिया है, कर्जा लिया मतलब लॉन्ग टर्म बोरेंस या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या लॉन्ग टर्म प्रोविजन पे कभी कर्जा इंटरेस्ट आ सकता है, नहीं सर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे कौन सा इंटरेस्ट आएगा, वो तो देना ही नहीं हमें। किस पे आएगा इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, मतलब जो लोन्स होते हैं और जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है उसका इंटरेस्ट देख रहे हैं। अब सर इंटरेस्ट हमारा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कैसे पता लगेगा कि सर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसमें से इंटरेस्ट देंगे ना, मतलब जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से इंटरेस्ट देंगे, तो प्रॉफिट से कवर होगा। पर में कौन सा प्रॉफिट, अगर तुमने पढ़ा होगा तो प्रॉफिट होता है PBIT, ये किस खेत की मूली है, PBIT मतलब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सर हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्यों लेते, सिर्फ मतलब पीबीआई क्यों लिखते, टैक्स भी क्यों लिखते हैं, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे, मतलब अगर तुम सीए वगैरह करोगे या फिर बीकॉम करोगे ना, वहां पता लगेगा कि इंटरेस्ट पहले माइनस होता है प्रॉफिट में से और टैक्स बाद में। या फिर तुम्हें जब तुम पीएनएल बनाते हो तो उसके अंदर क्या लिखते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो ना पीएनएल में, पीएनएल की डेबिट साइड तुम लिखते हो ना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स,
माइनस होता है ना। अब जो नेट प्रॉफिट आया है उस पे टैक्स दोगे ना, मतलब प्रॉफिट में पहले इंटरेस्ट माइनस होगा फिर टैक्स माइनस होगा। तो हमें कौन सा प्रॉफिट इंटरेस्ट किसमें दे रहे हैं? ऐसा प्रॉफिट जो हमारा पहले आया है, किससे? इंटरेस्ट और टैक्स से पहले आया है, हम उसमें से इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम इंटरेस्ट किसमें से कवर करेंगे? ऐसा प्रॉफिट जो बिफोर पहले आया, किससे? इंटरेस्ट से और टैक्स से। मतलब इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो हमारा प्रॉफिट आया है वो देखूंगा ना कि हमारा इंटरेस्ट कवर हो जाए नहीं हो रहा, ठीक है। लास्ट वाला प्रॉफिट देखूंगा, इसमें मेरा लॉस आ रहा है। लॉस कैसे आया? इंटरेस्ट देने के बाद आया, उसका क्या फायदा? हमने देखना है कि हमारा इंटरेस्ट कवर करने के लिए हम प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे। तो हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे? पीबीआईटी। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर या पेपर के अंदर पीएटी गिवन है तो ये पैट क्या? पैट नहीं है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर सबसे पहले हम क्या ऐड कर देंगे? एक्स। इंटरेस्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा प्रॉफिट जो टैक्स के बाद है तो सबसे पहले उसमें टैक्स कर देंगे, टैक्स कटा होगा वो ऐड कर देंगे। अब मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास आ गया पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर बिफोर टैक्स या बिफोर इंटरेस्ट नहीं है। बिफोर इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा? इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। अभी मेरा क्या बन गया? पीबीआईटी, ऐसा प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। समझ में आया? अब इसका फॉर्मूला भी लिखवा दो हमें। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कि हमारा इंटरेस्ट कवर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इंटरेस्ट किसमें से पे करूंगा? प्रॉफिट में से। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? पीबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट पेबल या पेड, दोनों। जितना मेरा इंटरेस्ट बन रहा है इस डेट पे उसको डिवाइड कर दूंगा, ऊपर क्या रखूंगा? प्रॉफिट। ये किस में आएगा? टाइम्स में, ठीक है। पर इसके साथ साथ मेरे को एक छोटी सी चीज याद आई जो मैं बताना भूल गया। क्या? सर आइडल रेशियो। कुछ आइडल रेशियो नामक चीज होती है। सर वो क्या होता है कि अगर हमारी कंपनी का ये रेशियो है ना तो हम मानते हैं जो बिजनेस है ना वो अच्छा चल रहा है। तो उससे पहले इसका देखिए करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी का क्या होता है? जो उससे बोलो सारे 2:1। करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटी के डबल है, करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटी के डबल हैं तो हम मानते हैं कि जो हमारा क्विक रेशियो करंट रेशियो है वो क्या है? अच्छा चल रहा है। और क्विक रेशियो का 1:1 कि अगर हमारी क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी की बराबर है तो हम इक्वल मान लेंगे, मतलब सही चल रहा है। डेट इक्विटी का सर हमने पढ़ा ही नहीं कभी, क्योंकि ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। कुछ के तुम्हें गिवन होंगे, कुछ के गिवन नहीं होंगे। जैसे इसका गिवन है क्या? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा होना चाहिए 6 to 7 टाइम्स। 6 to 7 टाइम्स मतलब कि जितना हमारा इंटरेस्ट आ रहा है ना उससे 6-7 गुना हम प्रॉफिट कमाएंगे। क्योंकि अभी तक हम क्या देंगे इसमें? सिर्फ इंटरेस्ट, फिर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसके अंदर से जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड देंगे, इक्विटी वालों को डिविडेंड देंगे। अब कुछ प्रॉफिट भी बचना चाहिए ना, तो प्रॉफिट भी बचना चाहिए। इसलिए हम मानते हैं कि तुम्हारा 6-7 गुना जो है प्रॉफिट आ रहा है तो तुम्हारा बिजनेस सही चल रहा है। अगर इससे ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है ना, मैं 6-7 कह रहा हूं 10 गुना प्रॉफिट कमा रहे हैं, बढ़िया बात है। अब लास्ट किसमें आएगा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। वही जैसा नाम वैसा फॉर्मूला। तो डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट हमने पढ़ लिया। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? ऐसी कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड होती है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अगर तुमने एक बिजनेस खोलना है उसके लिए तुमको कितने चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। मेरे पास अगर 3 करोड़ है मैं बिजनेस खोल पाऊंगा? खोलने के लिए जब चाहिए 10 करोड़, तुम 3 से कैसे खोलोगे? सर मैं खुद से 3 करोड़ लाया, 2-3 दोस्तों को मनाया, उनसे कितने ले लिए? 3 करोड़ ले लिए, 6 करोड़ हो गए। अब मेरे को 4 करोड़ चाहिए, मैंने लोन ले लिया, ठीक है, बिजनेस के लिए आजकल मिल जाता है। तो मेरे पास कितने हो गए? 10 करोड़। वो मेरी क्या है?
कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कि मैंने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ठीक है, तो इसके पास इसी जो अभी कहानी बताई ना उससे फॉर्मूला पता लग गया होगा, क्या? कैपिटल जो हम इन्वेस्ट करते हैं मतलब इक्विटी। ठीक है, जो कैपिटल है रिजर्व एंड सरप्लस है वो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी, क्योंकि जब मैंने डिबेंचर से पैसे लिए, लोन से पैसे लिए, वो भी तो मेरी क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड ही नहीं है। जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी हुई है वही तो चीज है। वो मैंने डिबेंचर से पैसे लेके कहां इन्वेस्ट करें? बिजनेस में। वो मेरी नहीं है पर बाहर वालों की तो है, पर मेरे लिए बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या आया? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डेट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियो, पर इससे पहले तुम्हारा कोई डाउट है तो तुम बोल सकते हो। ये इक्विटी और इक्विटी को क्यों ऊपर रखा दीप सर? इसमें इक्विटी को क्यों ऊपर रखा? क्योंकि हम प्रोप्राइटरशिप पढ़ते हैं ना, कि जो हमारी इक्विटी है वो टोटल एसेट्स में से कितनी है। मतलब बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स है 10 लाख की, उसमें से मेरी खुद के पैसे की कितनी है वो हम पढ़ेंगे। तो इक्विटी मेरी थी 8 लाख, टोटल एसेट कितने की है? 10 लाख की, मतलब 0.8 टाइम्स मेरी क्या है? खुद की प्रॉपर्टी है। मतलब जो बिजनेस के अंदर टोटल एसेट्स है ना उसमें मेरा खुद का ओन कितना कर रहा हूं मैं वो निकालना है। मतलब प्रोप्राइटरी का रेशियो निकालना है ना, प्रोप्राइटर कितना ओन कर रहा है सर? टोटल एसेट्स में से इतना ओन कर रहा है जो इनकी इक्विटी है। समझ में आया? पढ़े आगे। वर्किंग कैपिटल और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या डिफरेंस है? वर्किंग कैपिटल जो अभी वर्किंग कैपिटल चल रही है मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट इसका फॉर्मूला क्या आता है सर? वर्किंग कैपिटल हम आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, कि अगर मेरी करंट एसेट्स हैं उसमें से मैं सारी करंट लायबिलिटीज पे ऑफ कर देता हूं तो कितने मेरे पास पैसे हैं जो अभी एज ए वर्किंग कैपिटल काम कर रहे हैं। मतलब वो मेरे पैसे अभी इन वर्किंग है बिजनेस के अंदर, वो मेरे पास नहीं है, इन वर्किंग है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होती है? पूरे बिजनेस के अंदर मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो डिफरेंस तुम्हें फॉर्मूले में पता लग गया और वैसे पता लग गया। अब आगे बढ़े। ठीक है, अगला क्या है? एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियो। सर अब ये कैसे याद करें? इसमें तो हम बहुत उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सर फॉर्मूला बहुत अलग है। हमें ये याद हो गया क्योंकि करंट रेशियो मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से करंट था, याद कर लिया। क्विक रेशियो क्विक एसेट करंट लायबिलिटी से याद कर लिया क्योंकि दो ही रेशियो थे। इसके अंदर जैसा नाम था वो हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, याद हो गया। पर इसके अंदर ऐसा कुछ ही नहीं है, बताएंगे। थांबा, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तुम्हें याद हो जाएगा और पता लग जाएगा कैसे। सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंटरी के ऊपर मेरी क्या आती है? कॉस्ट आती है। जो मेरे पास सामान पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, वो कैसे आया? मैं उसको खरीद के लाया तो मेरे उसके ऊपर क्या आई होगी? कॉस्ट आई होगी। ठीक है, इन्वेंटरी जो पड़ी है उस पर मेरी क्या आई होगी? कॉस्ट आई होगी। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला है ना वो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी मान लो, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंटरी। ये इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा, पर सर ये बना कैसे? सर जो मेरी कॉस्ट आई है उसमें से डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंटरी कितनी है। अब इन दोनों के फॉर्मूला अलग अलग देखेंगे। कैसे? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले जो हमने देखा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा कि मेरी कितने की मैंने परचेज करी, मतलब जो मैंने सामान बेचा, गुड्स सोल्ड, उसकी क्या कॉस्ट है, कैसे पता लगेगा? सर जो सेल्स है ना उसमें से माइनस क्या कर दूं मैं? जीपी। जितने मैं बेच रहा हूं माइनस उसमें मेरा प्रॉफिट क्या है, ग्रोस प्रॉफिट क्या है, तो क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। पर अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट देखें, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे देखें?
सर हम ट्रेडिंग अकाउंट देखें तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता था? सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे? ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेज, ठीक है, इधर क्या लिखते थे? सेल्स, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या आया था? जीपी। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता था। सर एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा, सेल में से जीपी को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, मेरी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। पर इसका दूसरा फॉर्मूला यहीं से निकल के आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। कैसे? सर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब तुम खुद सोचो कि जब तुमने ये बिजनेस स्टार्ट करा तब तुम्हारे पास कुछ स्टॉक पड़ा था? नहीं। पर हम क्या मानते हैं कि बिजनेस हमने पहले से स्टार्ट कर रखा था, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था, ठीक है। मान लो तुम्हारा फर्नीचर का बिजनेस है, तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक में 10 चेयर पड़ी थी। कितनी चेयर पड़ी थी? 10 चेयर पड़ी थी। तुमने आगे से कितनी खरीदी? 90 चेयर और खरीदी। तुम्हारे पास कितनी चेयर होगी अब टोटल? 100। बट अभी भी तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में 15 चेयर पड़ी है। इसका मतलब तुमने कितनी बेची है? 85। समझ में आया? ओपनिंग में मेरे पास 10 चेयर पड़ी थी, मैं 90 और खरीद लाया। अब क्लोजिंग मेरे पास कितनी पड़ी है? 15 पड़ी है। मतलब मैंने कितना सामान बेचा होगा? सर मैंने 85 मतलब 85 चेयर्स बेच दी होंगी। तो मैं किसकी कॉस्ट कंसीडर करूंगा? 85 की, क्योंकि जो मैंने सेल करी है उसकी मेरी कॉस्ट कितनी आई होगी? 85 चेयर्स की। समझ में आया? तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कोई डाउट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझ आ गया? अब हम समझते हैं एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालेंगे। एवरेज इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? सर a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। एवरेज का मतलब होता है दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इन्वेंटरी कौन सी होती है? ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय कर दूंगा 2, मेरा क्या आ जाएगा? एवरेज इन्वेंटरी। अब इसको याद कैसे करा? नाम क्या था इसका? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो उसका फॉर्मूला कैसे बना? सर जिसका नाम है ना उसका एवरेज रख दो नीचे, जो नाम है उसका एवरेज रख दो नीचे, और ऊपर जो इससे रिलेटेड चीज होती है। कैसे? इन्वेंटरी के अंदर हमारी क्या आती है? कॉस्ट, तो ऊपर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सर भाई सेम थ्योरी सब में लगेगी। इसका जो नाम है उसको रख दो नीचे, क्या लगा के? एवरेज वर्ड लगा के। तो एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। और ऊपर क्या आएगा? सर ट्रेड रिसीवेबल, इससे रिलेटेड क्या होता है? मेरे को किससे पैसे मिलेंगे? जिसको मैंने उधार बेचा होगा। मेरे को किससे पैसे मिलेंगे? जिसको मैंने उधार बेचा होगा। इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? क्रेडिट सेल्स, जिसको मैंने उधार बेचा होगा। तो नीचे आ गई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ऊपर आ गई क्रेडिट सेल। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल मतलब मेरे को पैसे मिलने वाले हैं। किससे मिलेंगे? जिसको मैंने उधार सेल करी है, ठीक है। क्रेडिट सेल्स और डेटर्स बात एक ही होती है पर अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्रेडिट सेल्स टोटल ईयर की आती है कि मैंने पूरे साल में कितनी क्रेडिट सेल करी। जो डेटर है तुम्हें पूरे साल पता लग सकते हैं। सर ओपनिंग में 10 थे, फिर बीच में से पैसे देंगे, फिर और हो गए, फिर पैसे देंगे, फिर किसी पैसे नहीं दिए, तो उसका पता नहीं लग सकता। तो मेरे को पता लग सकता है मैंने टोटल क्रेडिट सेल कितनी करी है। जो जो मैंने उधार बेची थी मैंने लिख रखी है। मैंने सेल बुक बना रखी है। सेल बुक में क्या आती है? सारी क्रेडिट सेल्स तो आती है। तो क्रेडिट सेल्स हम अलग से असरटेन कर सकते हैं। इसलिए क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स क्या बन गया इसका फॉर्मूला। एवरेज कैसे निकलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, बीच में माइनस मत लगाना, प्लस होता है, ठीक है। ऊपर आ गया क्रेडिट सेल्स। अगले में क्या था? क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। सर जो इसका नाम था
वो हमने नीचे रख दिया एवरेज ट्रेड पेबल्स। ऊपर क्या रखूंगा, हम पे किसको करेंगे, जिससे उधार खरीदा होगा। यहाँ पे उधार बेचा होगा, उससे पैसे आएंगे, हम पैसे देंगे किसको, जिससे उधार लिया होगा। इसका मतलब क्रेडिट परचेज। समझ में आया? हाँ जी सर। हमारी हाइट थोड़ी लंबी है, हाँ जी सर। बोर्ड थोड़ा नीचे है, इसीलिए जो तुम्हारी राइटिंग दिख रही है वो बहुत गंदी दिख रही है, पर हमने ये चीजें भी लिखी है, ठीक है, वो बहुत अच्छी लिखी गई है। तो राइटिंग को इग्नोर करते हुए कंसेप्ट पे ध्यान दें और थोड़ा जोर से। तो ट्रेड सेल में क्या आएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स नीचे, ऊपर क्या आएगा, क्रेडिट परचेज। सर उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो में क्या आएगा, जो ये तीन थे ना, तीनों में तुमने एवरेज देखा, इससे रिलेटेड कुछ देखा, पर जब हम फिक्स्ड एसेट्स, नेट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं ना, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सेल। समझा? ये तुम्हें सिर्फ याद करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं कि इन तीनों में ऊपर कुछ ना कुछ अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ अलग इससे रिलेटेड था, बट इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सेल्स। तो इन तीनों के जो ऊपर न्यूमरेटर है ना, वो हमारी सेल रहेगी। डिनोमिनेटर में जो है वही, जैसे इन्वेंटरी थी तो वही था एवरेज के अंदर, डेटर्स थे तो वही है, क्रेडिटर्स हैं तो वही है, वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स हैं तो डिनोमिनेटर में भी फिक्स्ड एसेट्स रहेंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेल्स, मैं यहां लिख नहीं रहा, मैं इधर लिखूंगा, मेरी मर्जी मेरा बोर्ड, सेल डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं, वही अगर हमने बैलेंस शीट पढ़ी है तो हमें पता होगा, बैलेंस शीट के अंदर क्या लिखते हैं, पीपीई, बट पीपी के अंदर दो चीजें आती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, और टेंजिबल में भी दो चीजें आती हैं, एक फिक्स्ड और एक नॉन फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड क्या होता है, सर मेरे मशीनरी लगा रखी है बहुत बड़ी, 10 दिन बाद मैं करता हूँ, सफाई करने के लिए चक्के कर देता हूँ, ऐसा हो सकता है? नहीं, तो वो क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। तुम्हारे घर में अलमारी है, क्या वो फिक्स्ड है? नहीं, सफाई करने के लिए ऐसे धक्का लगाते हैं हम, पापा मम्मी और मैं मिलके साइड में लगाते हैं, सफाई कर देते हैं। पर तुम्हारे घर में अगर कपबोर्ड लगा हुआ है तो वो क्या है, फिक्स्ड। तो उसको फिक्स नहीं बोलते, तो क्या बोलते हैं, फिक्सचर बोलते हैं, क्योंकि वो वुडन का बना हुआ है। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये क्या है, फिक्सचर। बिल्डिंग है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स हमने अलग से लेनी है, जो हमें गिवन होगा ना उसके अंदर देखना है वो फिक्स्ड एसेट्स है या नहीं है। बिल्डिंग फिक्स होती है सर, मशीनरी फिक्स होती है। सर मेरे को गिवन था चेयर, फर्नीचर, वो फिक्स नहीं होता। फर्नीचर कब मर्जी चक के हम इस रूम में फेंक देते हैं, कभी मर्जी चक के उस रूम में। आज हमारे घर जगराता है तो बंदे सोने वाले ज्यादा हैं, इसलिए हमने सोफे चक्के सारे कोने में लगा दिए और वहां क्या लगा दिए, गद्दे, तो वो फिक्स नहीं है। ठीक है, क्या मैंने घर चेंज कर लिया, मेरा घर छोटा पड़ रहा था, मैंने घर को साइड में करके वहां पे गद्दे लगा दिया, ऐसा हो सकता है? नो सर। क्यों? क्योंकि वो फिक्स है। तो फिक्स्ड एसेट्स ऊपर क्या आ जाएगा, सेल, हमारा बन गया फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। हम टर्नओवर देख रहे हैं ना, टर्नओवर क्या होता है, सेल कितनी होती है। अगर तुम आगे पढ़ोगे ना टैक्स वगैरह, ठीक है, उसके अंदर बताता है कि जो टैक्स लगता है ना तुम्हारे टर्नओवर पे लगता है, मतलब लॉ में भी है कि अगर तुम्हारी कंपनी का इतना टर्नओवर है, इतना टर्नओवर मतलब कि अगर तुम साल में इतने का सामान बेच देते हो, इतनी सेल है, तो टर्नओवर रेशियो के अंदर, इसीलिए हम न्यूमरेटर में क्या लिखा, ऊपर क्या लेते हैं न्यूमरेटर में, सेल। तुम क्या कहते हैं ना सर ऊपर हम कैपिटल ले लेते हैं, पर नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। हम एक्टिविटीज में क्या करते हैं, हम बेचते हैं, इसीलिए हमने क्या लिया है, सेल लिया। समझ में आया? इसका फॉर्मूला समझ में आया? आगे बढ़े, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सिर्फ नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो क्या होती है, एक होता है टोटल एसेट्स, एक होता है नेट एसेट्स, दोनों में डिफरेंस है। सर जो नेट एसेट्स होती है ना, नेट मतलब सारी एसेट्स में से बाहर वालों की जो लायबिलिटी है वो माइनस कर दो, वो क्या होती है, नेट। टोटल मतलब जो टोटल एसेट्स है बस, ठीक है। नेट का मतलब मैं कितनी ऑन कर रहा हूं, जो मैं यहां पे भी निकाली थी, मतलब इसमें से मेरी कितनी है,
टोटल एसेट्स में से मेरी कितनी है उसको बोलते हैं टोटल नेट एसेट्स। मतलब अगर मैं टोटल में से टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, हम एक छोटी सी चीज देखेंगे। क्या देखेंगे सर? यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है ना, मैं क्या तो यहाँ पे बैलेंस शीट बना देता हूँ। सर बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा? इधर हमारी करंट एसेट्स, यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स, यहाँ पे मेरी आ जाएगी इक्विटी और यहाँ पे आ जाएगी करंट लायबिलिटी, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, टोटल एसेट्स तो ये होगी, इक्विटी अलग से होगी। टोटल एसेट्स में से जो बाहर वाले मतलब जो मेरी करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये हमारी बाहर वाली लायबिलिटीज होती हैं और ये क्या होती है? हमारी इनर लायबिलिटी, मतलब खुद के पैसे मेरे लिए इनर लायबिलिटी होते हैं। अगर तुमने प्लस में पढ़ा हो तो क्या था? जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए भी क्या होती है? एक लायबिलिटी ही होती है, बट वो एक इनर लायबिलिटी होती है जिसमें मेरे खुद के मालिक को देने हैं। समझ में आया? यस सर। तो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट एसेट्स आ जाएगी। इन शॉर्ट, अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दें, मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट एसेट आ जाएगी। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं? इक्विटी भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम भी क्या लिख सकते हैं आप? इक्विटी वाला। तो इसके अंदर दो फॉर्मूला हो गए, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, और एक फॉर्मूला क्या हो गया? सिंपल इक्विटी भी मेरी नेट एसेट ही होती है। समझ में आया? ऊपर क्या रहेगा इसके? सेल्स। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसके अंदर नाम में क्या है? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जस्ट अभी पढ़ा क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और हम टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर में क्या रहेगा? सेल्स। तो इसका फॉर्मूला भी याद हो गया, सेल्स डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ये सारे फॉर्मूला हो गए। पर अगर हम बुक के अंदर देखेंगे तो हमें दो फॉर्मूला और गिवन है। कोई बता, मतलब किसी को याद आ रहे हैं? सर मेरे को तो आ रहे हैं, इसलिए मैं बताऊंगा। तो जब हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देखते हैं ना, उसके अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है। बट जब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर देखते हैं और ट्रेड पेबल देखते हैं ना, इसके अंदर दो दो फॉर्मूला गिवन है बुक के अंदर। एक तो ये हमारा हो गया, ठीक है। एक और क्या था? एवरेज पेमेंट पीरियड और एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। वरना बच्चों में कमेंट आ सकते हैं, इसलिए हमने दो फॉर्मूला छुड़वा दिए। ठीक है, इसलिए हम ये भी कवर करेंगे। सर एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसको निकालने के लिए पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, फिर थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, कलेक्शन किससे करेंगे? क्रेडिट सेल्स करेंगे। कलेक्शन मतलब हम पैसे लेंगे, कलेक्ट करेंगे किससे? जिससे हमने लेने हैं। लेने हैं मतलब हमारा क्या है? वो डेटर है या फिर ट्रेड रिसीवेबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स। वैसे ही पेमेंट किसको करेंगे? जिसको हमने देने हैं। पैसे देने मतलब हमारे क्या है? क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल। तो यहाँ पे क्या आएगा? टोटल ट्रेड पेबल। सर बट अभी तो आपने कहा था कि हम जब रेशियो पढ़ते हैं उसके अंदर तो क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। आप तो ये लिख रहे हो। दूसरी चीज क्या आएगी? क्या आएगी? पेमेंट पर डे, सॉरी रिसीवेबल है ना, कलेक्शन पर डे, या फिर और यहां पे आएगा पेमेंट पर डे। मतलब बुक में कुछ और भी लिखा हो सकता है, पर तुम्हें इजी लैंग्वेज में बताने के लिए ये चीज लिखी है। कैसे? मेरे जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है ना, कैसे आएंगे वो? ट्रेड रिसीवेबल किससे होंगे? क्रेडिट सेल से।
मैंने टोटल 365 डेज में मान के चलता हूं मैंने काम किया, तो मेरे जो ये क्रेडिट सेल्स है वो कितने दिनों की है? 365 की ना। अगर मैं टोटल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365 कर दूं, मेरे क्या आ जाएगी? पर डे आ जाएगी ना। वही चीज है करेक्शन पर डे। तुम करेक्शन का क्या लिख सकते हो? ट्रेड रिसीवेबल्स पर डे, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं, टोटल क्रेडिट सेल्स पर डे। ठीक है, क्रेडिट सेल्स पर डे कि हम क्रेडिट सेल कितनी करते हैं। वैसे ही यहाँ पे पेमेंट के लिए क्या लिख सकते हो? क्रेडिट परचेज पर डे, टोटल क्रेडिट से परचेज डिवाइड बाय 365। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि हमने 360 दिन करा है, ठीक है, तो वहां पे 360 मानेंगे, 365 नहीं मानेंगे। अगर कुछ गिवन है हम क्या डिवाइड करेंगे? 365। बाकी पेपर में ना आज तक आया और ना मेरे को मिला कि आएगा, क्योंकि इसके अलावा जो ये इतने सारे रेशियो हैं ये किस लिए है? ये इसके लिए ही है। तो ये पेपर में आ सकते हैं वो बहुत कम चांसेस हैं, पर हमारा काम है करना और हम करके जाएंगे। किसी को डाउट इन सब में? अब तक हमने क्या करा? लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सबसे इजी और सबसे इजी। जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जीपी किस पे कमाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कमाते हैं? हटा दिया मैंने। अभी यहाँ पे क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट। जीपी किस पे कमाएंगे? मेरी सेल्स पे। तो इसका जैसा नाम वो ऊपर डिवाइड बाय सेल्स। क्यों? क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं वो किस पे कमा रहे हैं? सेल्स पे। सर ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ा सा रुक के बताता हूं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस पे कमा रहे हैं? सेल्स पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। वैसे नेट प्रॉफिट किस पे कमाएंगे? सेल्स से सब कुछ आएगा, इसीलिए नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका और इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है सर? जैसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ना, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस करे हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर एक्सपेंसेस कहां तक के आएंगे? सेल्स तक के। ठीक है, सेल्स तक कैसे आएंगे? सर छोटा सा एक ओवरव्यू लेंगे। पहले मेरा जीपी आया जी, मैंने जीपी को ब्रोट डाउन करा, जी, मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे। उससे पहले मैंने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक या फिर सीधा लिखता हूँ ना मैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था। ठीक है, यहाँ पे सेल्स थी। सबसे पहले मेरे सेल में से मैंने कॉस्ट माइनस करी, मेरा क्या आया? जीपी। फिर मैंने जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे, मेरा क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा, इसमें मैंने अदर जो भी इंटरेस्ट वगैरह था और डेप्रिसिएशन जो मेरे नॉन कैश आइटम्स होती हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन है, क्या वो मेरा कैश एक्सपेंस है? नहीं ना, उसको मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं मानता, उसको मैं अलग से लिखता हूँ। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता, वो नीचे आता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो मेरे अदर एक्सपेंस थे, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डेप्रिसिएशन, जो एबनॉर्मल थे या फिर अलग थे, जो हमारे बिजनेस में हम नहीं मानते कि मेरे एक्सपेंसेस थे, उसको क्या बोलते हैं? अदर एक्सपेंसेस। वो मैं क्या रखूंगा? माइनस मेरा क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर हमने क्या लेने हैं? ऑपरेटिंग तक के एक्सपेंसेस, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको क्या बोलूंगा? ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो के अंदर जो न्यूमरेटर है वो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। ये मेरा बन गया ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला। बेचने तक के कितने खर्चे थे? सर मेरे पहले कॉस्ट आई, उसके बाद मैंने बेचने खर्चे करे। कैसे? सर मैंने सबसे पहले, मान लो फर्नीचर की दुकान है ना, तो अगर कोई आएगा और उसने कहा कि मेरे घर के लिए सोफा, अलमारी, कुर्सी, डाइनिंग टेबल सब यहीं से खरीदना है, क्या तुम उसको सिर्फ बिठा के दिखा के भेज दोगे? तुम क्या करोगे?
सर कोई चाय पानी कुछ खाओगे पियोगे सर मंगा लेते हैं, वो मेरे क्या होते हैं एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। अब तुम कहाँ बिठाओगे उसे, सोफे पंखा चल गर्मी बहुत है एसी चला रखा है पंखा, तुम्हारी क्या आ रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रही है, ठीक है। तो जो तुम्हारे एक्सपेंसेस हैं बेचने के, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गई, वो सारे क्या होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। जो ऑफिस का खर्चा आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, मेरा क्या बनेगा ऑपरेटिंग रेशियो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, नो सर, किसी को कोई डाउट? नो सर। लास्ट में रह गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बस 2 मिनट और फिर इसके तुम क्वेश्चंस ट्राई करना और तुम्हें ज्यादा से समझ आएगा। बस तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता तुम क्वेश्चन में क्या ही करोगे। अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तुम्हें आराम आराम से धीरे धीरे समझ आ जाएगा। रिटर्न ऑन, सेम वही बात मैं दोबारा बोलूंगा, जैसा नाम वैसा वैसा फॉर्मूला। मेरे को क्या चाहिए रिटर्न, किस पे, इन्वेस्टमेंट पे। तो बिजनेस के लिए रिटर्न क्या होता है, उसका प्रॉफिट। हाँ जी। कौन सा प्रॉफिट, वही जो हमने अभी निकाला था पीबीआईटी, तो वही इसका फॉर्मूला बन गया क्या सर, पीबीआईटी बाय आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं ना, रिटर्न किस पे निकाल रहे हैं, PBI इन्वेस्टमेंट पे। तो ये रिटर्न हो गया किस पे चाहिए, Investment। इन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड। मैंने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करा और मेरे को उससे कितना रिटर्न आया। तो जैसा नाम था वही हमने फॉर्मूला बना दिया, पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? यस सर। प्रॉफिटेबिलिटी में बाकी सबके अंदर डिवाइड में सेम है, बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या है, कैपिटल इन्वेस्टेड या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो समझ में आया? यस सर। ये हमें निकालना आता है, पहले सीख लिया, Yes. ये भी निकालना आता है, हमने सीख लिया। तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नो सर। पक्का? यस सर। सारा चैप्टर समझ में आया? यस सर। अगर तुम कहोगे तो इसके आगे हम क्वेश्चंस की एक और पार्ट ले आएंगे, यस सर। अगर नहीं कहोगे तो हम नहीं लेके आएंगे। थैंक यू। ऐसा नहीं होगा कि हम लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।